अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो आदमी पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। कुछ ऊंचाई पर आसानी और बड़ी तेजी से चढ़ने के बाद वो एक बड़ी सी गुफा के सामने रुक जाता है। फिर वो आदमी अंदर जाता है। गुफा के अंदर अंधेरा था। उस आदमी के वहां पहुंचते ही एक गरजती हुई आवाज सुनाई देती है। युवराज दीवान, कई सालों बाद आज यहाँ क्या करने आए हो? वो आदमी कुछ कदम और आगे बढ़ता है और एक मशाल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि युवराज ही था। आखिर युवराज उस गुफा में किससे मिलने गया था और क्या अर्नब उन मर्डर्स की थ्योरी को सुलझा पाएगा? युवराज सामने देखता है। वहां एक सांवला सा आदमी एक बड़े से पत्थर पर बैठा था। उस आदमी के काले लंबे बाल और दाढ़ी थी। कपड़े के नाम पर उसने एक काले रंग की धोती पहनी हुई थी। उसके मस्तक पर काला टीका लगा हुआ था और दिखने में वो एक तांत्रिक लग रहा था। बोलो युवराज, आज मेरी जरूरत कैसे पड़ गई? तुम्हें तो मैं और मेरी तंत्र विद्या किसी काम की नहीं लगती। युवराज उसे कोई जवाब नहीं देता। वो अपना हाथ अपनी जैकेट के लेफ्ट पॉकेट में डालता है। युवराज अपने पॉकेट से एक सफेद लिफाफा बाहर निकालता है। वो लिफाफे में अपना हाथ डालते हुए अंदर से एक बाल निकालता है। ये वही बाल था जो उसने कल रात सुहानी के कमरे में जाकर लिया था। कल रात वो युवराज ही था जो सुहानी के कमरे में गया था। युवराज उस तांत्रिक की तरफ बढ़ता है और बिना कुछ कहे वो बाल उसकी तरफ बढ़ा देता है। युवराज के ऐसा करने पर तांत्रिक सवालिया नजरों से युवराज को देखता है। अब कुछ आता है या पहले जैसे ही हालत है? पहले वो तांत्रिक गुस्से से युवराज को घूरता है, फिर उस बाल को अपने हाथ में लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ पलों के बाद वो तांत्रिक एक झटके से अपनी आंखें खोलता है। हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। नहीं, ये असंभव है। वो तांत्रिक सुहानी के बाल को हैरानी से देखते हुए कहता है, ये असंभव है। मेरी गणना के अनुसार तो ये लड़की मर चुकी है। क्या ये किसी मृत लड़की के बाल है? तांत्रिक की ये बात सुनकर युवराज भी हैरान रह जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या ये किसी मृत लड़की के बाल है? क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूँ कि किसी मरी हुई लड़की के बाल संभल कर रखूंगा? युवराज, मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए। उसके बाद ही मैं तुम्हें इस बारे में कुछ बता पाऊंगा। तुम पता लगा तो लोगे ना, या फिर पिछली बार की तरह मुंह की खाओगे? अब उस तांत्रिक को गुस्सा आ जाता है। युवराज ने अभी अभी उस तांत्रिक के सामने ही उसकी काबिलियत पर सवाल उठा दिया था। वो गुस्से से युवराज को घूरने लगता है। युवराज को तांत्रिक के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसी तरह वहां खड़ा रहता है। तांत्रिक के युवराज की तरफ देखते ही पेड़ की बहुत सी लताएं गुफा के अंदर आ जाती हैं और वो लताएं युवराज की तरफ बढ़ने लगती हैं। युवराज को अब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसी तरह वहां खड़ा रहता है। पहले तो वो लताएं युवराज के पैर को बांध लेती हैं, पैर के बाद हाथ को और फिर युवराज के पूरे शरीर को बांधकर उसके शरीर को जकड़ने लगती हैं। किसी और इंसान के साथ अगर ये सब होता तो वो दर्द और मौत के खौफ से चीखने और छटपटाने लगता, लेकिन युवराज को ना तो दर्द महसूस हो रहा था और ना ही उसे मौत का खौफ था। वो बस बिना किसी एक्सप्रेशन के वहां खड़ा था, जैसे उन लताओं के जकड़ने से उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। ये उस तांत्रिक का मजाक उड़ाने जैसा था। कुछ देर उन लताओं के जकड़ने के बाद भी जब युवराज कुछ रिएक्ट नहीं करता तो उस तांत्रिक के चेहरे पर हार मानने वाली उदासी आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि युवराज को दर्द देना उसके बस की बात नहीं है। वो युवराज की तरफ अपनी उंगली दिखाकर कुछ इशारा करता है, जिससे वो लताएं युवराज को आजाद कर देती हैं। मुझे लगा था कि इतने सालों में तुमने कुछ तो बेहतर सीखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि तब मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन वो साया, वो बहुत ही शक्तिशाली है। तब मुझ में उससे टक्कर लेने की क्षमता नहीं थी और उसकी कीमत भी मुझे चुकानी पड़ी है। इतना कहते हुए युवराज खामोश हो जाता है। ये कहते हुए वो तांत्रिक अपने बाईं तरफ देखता है। उस तांत्रिक की बाईं हथेली नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी बाईं हथेली काट दी हो। उस तांत्रिक की बात सुनकर युवराज कुछ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, मैं 2 दिन के बाद आता हूँ। इतना कहकर युवराज वहां से जाने लगता है। युवराज वहां से जाने के लिए 2-3 कदम ही चल पाया था, तभी 6 महीने बचे हैं ना तुम्हारे पास?
उस तांत्रिक की बात सुनकर युवराज 1 सेकंड के लिए रुकता है और फिर बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद तांत्रिक फिर से अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने लगता है। युवराज उसी तेजी से कार चलाते हुए शहर की तरफ बढ़ रहा था। कार चलाते वक्त युवराज के दिमाग में उस तांत्रिक की बातें चल रही थी। इस वक्त युवराज के मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था। क्या सुहानी वही लड़की है? क्या उस रात वो लड़की बच गई थी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो कार तो खाई में गिर गई थी। युवराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुहानी है कौन। अगली सुबह सुहानी, निशा और विवेक कॉलेज के कैंटीन में बैठे थे। उनके हाथों में कॉफी मग था। इस वक्त उन तीनों के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। निशा अपना कॉफी मग टेबल पर रखती है। तो तय रहा, आज रात हमें उस विशिंग वेल के पास वाले बंगले में जाना है। सिंघानिया मेंशन कहते हैं उसे। विवेक की बात सुनकर निशा अपना मुंह बना लेती है। हाँ, सिंघानिया मैंशन, जो अब खंडर बन चुका है। मैंशन वाली कोई बात बची है उसमें? सुहानी निशा और विवेक की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। निशा सुहानी के कंधे पर हाथ रखती है। क्या हुआ सुहानी, तू क्या सोच रही है? निशा के हाथ लगाते ही सुहानी अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। ये सिंघानिया मेंशन पद्मिनी सिंघानिया का है ना? विवेक हाँ में सर हिलाता है। हाँ सुहानी, वो बंगला पद्मिनी सिंघानिया का ही है। मैंने सुना है कि कुछ साल पहले पद्मिनी ने उस बंगले को खरीदा था, लेकिन वो उस बंगले में रहती नहीं है। उसे खरीदने के 1 महीने के अंदर ही पद्मिनी ने उस बंगले को छोड़ दिया था। और अजीब बात यह है कि उसे छोड़ने के बाद पद्मिनी कभी वहां वापस नहीं गई। इतने महंगे बंगले को खरीद कर उसने छोड़ क्यों दिया? और क्या वहाँ कोई नहीं रहता? पद्मिनी ने बंगला क्यों छोड़ा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, वहां कोई भी नहीं रहता। इनफैक्ट वो बंगला तो लॉक भी नहीं रहता। हो सकता है विशिंग वेल के पास होने की वजह से सिंघानिया मेंशन में कुछ नेगेटिविटी आ गई हो और इसलिए पद्मिनी को उसे छोड़ना पड़ा हो। विवेक का जवाब सुनकर निशा को हंसी आ जाती है। पद्मिनी ने नेगेटिविटी की वजह से बंगला छोड़ा होगा? वो क्या खुद एक भटकती आत्मा से कम है? निशा के ऐसा कहने पर सुहानी और विवेक को भी हंसी आ जाती है। ये बात तो है। विवेक, पद्मिनी ने सिंघानिया मेंशन किससे खरीदा था? सुहानी का सवाल सुनकर विवेक ना में सर हिला देता है। नहीं पता यार, मैंने इस बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत पहले की बात है, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चला। और वैसे भी इस बात से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। पुराना रोड, विशिंग वेल, सिंघानिया मेंशन, ये तीनों उन साए से जुड़े हैं और सिंघानिया मेंशन पद्मिनी से जुड़ा है। मुझे हमेशा से लगता है कि उस साए और पद्मिनी सिंघानिया का कुछ तो कनेक्शन है। विशिंग वेल के पास कुछ तो ऐसा हुआ है कि वो साया सिर्फ उसी जगह पर अपना शिकार करता है। इन सब का पता लगाने के लिए हमें पद्मिनी सिंघानिया का पूरा बायोडाटा पता करना होगा। हाँ विवेक, सुहानी सही कह रही है। हमें पद्मिनी के बारे में सब कुछ पता करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन आज रात हमें सिंघानिया मेंशन जाना है, बाकी उसके बाद देखेंगे। दोपहर के 12 बजे थे। सेंट थॉमस कॉलेज से थोड़ी दूर सुनसान सड़क पर एक ब्लैक कार खड़ी थी। थोड़ी देर में वहां एक दुबला पतला सा लड़का आता है, जिसने ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था। उसकी हाइट लगभग 5 फीट 8 इंच थी। उसने आंखों में एक मोटा सा चश्मा लगाया था और उसके बाल घुंघराले थे। उसने अपने कंधे पर एक ब्लैक कलर का बैग लटकाया था। दिखने में वो कोई कॉलेज स्टूडेंट लग रहा था। वो लड़का अपने आसपास ऐसे देख रहा था जैसे वो श्योर होना चाहता हो कि वहां उसके अलावा कोई नहीं है। अपने आसपास देखकर जब वो पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि कोई उसे नहीं देख रहा, तब वो लड़का उसी ब्लैक कार की तरफ बढ़ने लगता है। उस कार के पास जाकर वो लड़का कार के अंदर ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। कार में बैठकर वो देखता है कि उस कार की ड्राइविंग सीट पर युवराज दीवान बैठा था। युवराज उस लड़के की तरफ 2000 के नोटों की 2 गड्डियां बढ़ाता है। वो लड़का उन गड्डियों को लेकर अपने बैग में डाल लेता है और युवराज से कुछ बातें करने लगता है। वो युवराज को सुहानी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। युवराज बड़े गौर से एक एक बात सुन रहा था। सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद वो लड़का कार से बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसे कुछ याद आता है और वो युवराज की तरफ मुड़कर कहता है,
अरे हाँ मिस्टर युवराज, मैं तो बताना ही भूल गया, सुहानी शर्मा अडॉप्टेड है। जब वो लगभग 7 साल की थी तब उसे अडॉप्ट किया गया था। सुहानी शर्मा की 7 साल की उम्र से पहले की इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं नहीं मिली है। ये सुनकर युवराज शॉक्ड रह जाता है। वो गुस्से में उस लड़के को घूरने लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तुम मुझे आखिरी में बता रहे हो। मैंने कहा था मुझे सुहानी शर्मा के बारे में सब कुछ जानना है। सब कुछ का मतलब समझ नहीं आता तुम्हें? युवराज का गुस्सा देखकर वो लड़का घबरा जाता है। उसे युवराज के गुस्से के बारे में अच्छे से पता था। मिस्टर युवराज, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सुहानी शर्मा के 7 साल की उम्र से पहले के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। गेट आउट। वो लड़का डरकर कार से बाहर चला जाता है। कार से बाहर आते ही वो चैन की सांस लेता है। उसे तो लगा था आज युवराज गुस्से से उसे खा ही जाएगा। उसके बाहर निकलते ही युवराज तेजी से कार चलाते हुए आगे बढ़ जाता है। युवराज गुस्से में अपनी कार बहुत ही स्पीड से चला रहा था। वो सुहानी के अडॉप्शन के बारे में सुनकर शॉक था और उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने की वजह से गुस्से में भी। जैसे ही युवराज की कार सेंट थॉमस कॉलेज के गेट के पास पहुंचती है, एक लड़की अचानक से युवराज की कार के सामने आ जाती है। युवराज की कार पहले ही बहुत स्पीड में थी। सामने लड़की को देखकर युवराज तुरंत गाड़ी का ब्रेक लगा देता है। ब्रेक लगाने के बाद भी युवराज की गाड़ी स्लिप कर जाती है और उस लड़की को कार से हल्की सी ठोकर लग जाती है। ठोकर लगने से वो लड़की रोड पर गिर जाती है। युवराज फौरन कार से बाहर निकलता है और भागते हुए उस लड़की के पास जाता है। वहां सुहानी को देखकर युवराज चौंक जाता है। उसे नहीं पता था कि जिस लड़की को उसकी कार से ठोकर लगी है वो कोई और नहीं बल्कि सुहानी है। आखिर क्या होगा इस एक्सीडेंट का अंजाम और कौन था वो आदमी जिससे युवराज मिलने गया था? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।